अब हम नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख अंगों के बारे में जानेंगे और वह क्या हैं? निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो सबसे पहले हम निजीकरण की बात करें तो निजीकरण का तात्पर्य होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना। और यह निजीकरण सरकारी उपक्रमों के डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से होता है। सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करती जाती है और निजीकरण को उससे प्रोत्साहन मिलता है, या वो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने शेयर को सरकार कम करती है और निजी क्षेत्र के शेयर को बढ़ाती चली जाती है। यही प्रक्रिया निजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरी ओर उदारीकरण की बात अगर करें तो उदारीकरण से अभिप्राय सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना होता है। जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की थी कि सरकार ने संरक्षणवादी औद्योगिक नीति को अपनाया हुआ था। ऐसे में सरकार ने बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो उसने केवल सरकारी उपक्रम या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखे हुए थे। उन उद्योगों में निजी क्षेत्र पहल नहीं कर सकता था या वह अपने उपक्रम नहीं खोल सकता था, लेकिन सरकार धीरे धीरे उन क्षेत्रों को जो उसने रिजर्व क्षेत्र रखे थे, प्रारंभ में इन रिजर्व क्षेत्रों की संख्या या रिजर्व उद्योगों की जो संख्या थी वो 17 थी। धीरे धीरे उसे कम करते करते वर्तमान में 2 रह गई है और धीरे धीरे सरकार उन क्षेत्रों में भी, जैसे रेलवे में भी अब धीरे धीरे सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से इसके अलावा सरकार बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिनको शुरू करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था, लेकिन वर्तमान में केवल 5 ऐसे उद्योग हैं जिनको प्रारंभ करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। और ये 5 उद्योग जो हैं वह गहन इम्पॉर्टेंस के उद्योग हैं, जिस वजह से उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अन्यथा अन्य उद्योगों के लिए सरकार ने अनावश्यक लाइसेंस को या इस पद्धति को बंद कर दिया है। पहले आयात या निर्यात के लिए कोटा निर्धारित रहता था कि आप अपने टोटल प्रोडक्शन का कुछ प्रतिशत सरकार या कोटा डिसाइड करती थी, इससे ज़्यादा का निर्यात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जिनके माध्यम से वहाँ पर जो उपक्रम खोले गए, उन क्षेत्रों में जो भी उपक्रम खोले गए, उन उपक्रमों द्वारा उत्पादित सारा का सारा माल यानी 100% जो भी उत्पादन होता था वह केवल निर्यात के उद्देश्य से होता था। तो इस तरीक़ा से सरकार ने अपने नियमों में लचीलापन लाया और उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बेसिकली निजीकरण और उदारीकरण के ही परिणाम स्वरूप हुआ है। और वैश्वीकरण का तात्पर्य है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय तथा एकीकरण करना, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के माध्यम से हमने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, जिससे कि श्रम का, पूंजी का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या आवागमन निर्बाध रूप से हो सके। अब हम वैश्वीकरण की चर्चा डिटेल में करेंगे। वर्तमान में बाजार की व्यापकता एक क्षेत्र, एक राज्य या एक देश की सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में हो गई है। अब देश के छोटे से गांव या शहर के बाज़ार में भी प्रायः वह सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जिनका निर्माण क्षेत्र वह देश या वह स्थान नहीं होता। विदेशों में बनने वाली वस्तुएं भी हमारे देश में आसानी से या सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। पहले कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स ही हमें बाज़ार में देखने को मिलते थे, लेकिन अभी यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जिनका उत्पादन भारत में नहीं भी हो रहा, वह भी भारत में देखे जा रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। मॉल क्या होता है बच्चों?
इसका तात्पर्य है कि ऑल अंडर वन रूफ, यानी कि मॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मार्केट स्थल है या एक ऐसा बाज़ार स्थल है जहाँ पर आपको सभी प्रकार की चीज़ें एक जगह या एक छत के नीचे प्राप्त हो जाती हैं। यह सब जो हुआ, यह सब उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण का ही परिणाम है। अब हम वैश्वीकरण की परिभाषा को देखेंगे।